ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने, तो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने बिजनेस रिस्क पढ़ा था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। पिछली क्लास में हमने नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क भी पढ़ा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज हैं। उससे पहले मैं पूछूं, बिजनेस रिस्क कौन कौन से होते हैं, कौन से दो तरह के रिस्क होते हैं, कौन बता रहा है? दो तरह के रिस्क कौन कौन से हैं बिजनेस में, बोलिए, एनीबडी? risk relative and ठीक pure है, risk. ओके, वेरी गुड। स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क की खास बात, उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। वेरी गुड। और प्योर रिस्क में, सर उसमें लॉस, उसमें या तो लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और उसका एग्जांपल है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। मान लो सामान चोरी हो गया तो उसमें नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो हो नहीं सकता। मान लो एक बार को सामान मिल भी गया तो वही सामान मिलेगा, उसमें फायदा कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी दे दिया। सपोज करो हमने हाउस का इंश्योरेंस करा रखा है, चोरी हो गया, थेफ्ट हो गई, तो उतना ही क्लेम कर पाएंगे ना जितने का सामान चोरी हुआ है। प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर रिस्क। इसमें या तो नुकसान होगा या फिर हम जीरो हो जाएंगे, मतलब नो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। स्पेकुलेटिव रिस्क होता है जिसके अंदर रिस्क रहता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे फैशन, फैशन बदलने से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। आपने नया एक्सपेक्ट करा कि ऐसा ड्रेस चलेगा, आपने लाके दुकान भर दिया, रिस्क ले लिया, और बाद में पता चला चल गया वो फैशन, तो आप डबल या 3 गुना रेट में बेच सकते हो उसको। तो इसीलिए ये बिजनेस रिस्क जो है दो तरह के होते हैं। अब हम बात करेंगे आज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज क्या है रिस्क के? देखो, सबसे पहला है नेचुरल कॉज। बिजनेस रिस्क कई तरह से आता है। नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज क्या है, नाम से ही क्लियर हो गया होगा, रिस्क ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। कई बार क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटी से बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। आप देख रहे हैं, ये बाढ़ आ जाती है, पूरा बह जाता है, घर के अंदर पानी घुस जाता है, बिजनेसेस को तबाह कर देता है, लोग सामान खरीदने नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसी हालत हो जाती है। इसमें इंक्लूड डैमेज फ्रॉम फ्लड, कुछ भी हो सकता है इसमें। आग मतलब फ्लड की वजह से डैमेज होना, फायर की वजह से डैमेज होना, अर्थक्वेक आना, ये सब नेचुरल कॉजेज में आते हैं। ठीक है, तो ये पहला कॉज है। किसी को कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट, अब इसमें देखो, नेचुरल कॉजेज में जो है, नेचुरल कैलेमिटीज जो है अनप्रेडिक्टेबल है, और ये बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर है। बिजनेसमैन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता इनफैक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये देख रहे हो, हाँ, कितना फ्लड आया हुआ है, तो इसको कंट्रोल से बाहर है। नो बिजनेस कैन कंट्रोल इट। अब ये नहीं है कि हमारे दुकान में पानी आएगा ही नहीं, जब पानी भरेगा, बाढ़ आएगी, नदी का पानी आ जाएगा आसपास की, तो फिर पूरा सब कुछ डूब जाएगा और बिजनेस बंद हो जाएगी। इसी तरह से आप देख रहे हो यहाँ अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आएगा तो इस तरह से हो जाएगा। देख रहे हो, ये मॉल है या मान लो कोई बिल्डिंग है जहाँ बिजनेस चल रही है, अब अर्थक्वेक आने से ये दुर्दशा हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, लाइटनिंग, लाइटनिंग से भी, स्टॉर्म से भी, ये सब नेचुरल रिस्क हैं, और इनके वजह से ना दे रिजल्ट इन हेवी लॉस ऑफ लाइफ। लोग भी मरते हैं, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, और डे टू डे बिजनेस में जो इनकम होता है वो भी डैमेज होता है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, ह्यूमन कॉजेज। देखो, एक पहला तो हमने पढ़ दिया कि नेचुरल कॉज है, दूसरा ह्यूमन कॉज है। ह्यूमन की वजह से भी बिजनेस रिस्क रहता है। इट में अराइज ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि चोरी, बैड डेट्स, ठीक है, किसी ने उधार लिया, पैसा ही नहीं लौटाया, मिस्टेक्स, कई बार हमसे गलती से मिस्टेक हो जाती है, उसके वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब मिस्टेक क्या है, जैसे मान लो वो काम कर रहा है एम्प्लॉय, और गलती से ध्यान नहीं दिया उसने, मशीन में हाथ चला गया, हाथ पूरा कट गया, ऑपरेशन हुआ, खर्चा हुआ, बिजनेस को भरना पड़ा। तो ये सब जो है, ये सारे खर्चे हैं। अगर आप देखेंगे, अलग अलग ह्यूमन कॉजेज हैं। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी हो सकता है, केयरलेसनेस हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकता है एम्प्लॉय की। ठीक है, स्ट्राइक्स हो सकती हैं। आपने देखा होगा कई जगह एम्प्लॉय जो है स्ट्राइक्स कर देते हैं, पूरा तोड़ फोड़ देते हैं। रैट्स हो सकते हैं, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो पावर फेलियर की वजह से काम करना बंद कर देते हैं। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, तो ये सारे रीजन है ह्यूमन कॉजेज जिनको हम कह सकते हैं। ये सारे के सारे ह्यूमन कॉजेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय जानबूझ के नजरअंदाज करते हैं। जैसे देख रहे हैं कि स्विच के अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जलने वाला है, मशीन जल सकती है,
खुश हो जाते हैं, चलो भाई जलने दो, ऑन करके और बढ़िया से आराम से मशीन को चला के रखते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसमें धमाका होगा, बंद हो जाएगी मशीन, आराम से बैठ जाएंगे कोने में, भाई मशीन खराब हो गई, बनाओ तभी काम करेंगे हम। लेबर ऐसे ही करते हैं कई बार, जानबूझ के, मतलब देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है लेकिन होने देते हैं, कहते हैं हमारा क्या जा रहा है, अच्छा है मशीन बंद हो जाएगी तो हमें भी आराम मिलेगा। इसको बोलते हैं नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज। देख रहे हैं कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है आते जाते, और वो उसको जानबूझ के सही नहीं करा रहे हैं, किसी को कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है उसी रात आग लग गई, पूरा कंपनी जल के राख हो गई। तो इस ये ह्यूमन कॉजेज है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो ह्यूमन कॉजेज कौन कौन से, बेटा कौन बताएगा एग्जाम्पल? अभी अभी तो बताया। ठीक है, तनीषा बता रही है। हाँ बेटा बोलो। negligence of employees, एक हो गया। सर नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्ट्राइक, एक, हाँ रियोट्स। हाँ, पहला हो गया। दूसरा? सर स्ट्राइक्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज सिर्फ दो ही हैव। पॉइंट? हाँ, तीन हो गए। और सर रियोट्स। ठीक है, राइट्स हो गए। और? सर नो पावर कनेक्शन। ठीक है, पावर फेलियर हो गया, पांच। सर एक्सीडेंट बाय ह्यूमन नेग्लिजेंसी। वेरी गुड, एक्सीडेंट हो गया। और? तो ये सारे जो है ह्यूमन कॉजेज हैं। ठीक है, एक्सीडेंट ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग वर्क। डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, ये वाला पॉइंट छूट गया था। ठीक है, अब जो बच्चा ध्यान से देखेगा ना उसको पूरा याद हो जाता है। मतलब वही है ना, कंसंट्रेशन वाली बात है। अब एक दो बच्चों ने ही बताया इसको, बाकी आराम से मुख दर्शक। तो ह्यूमन, हमने दो कॉजेज पढ़े। पहला कॉज क्या था? नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में क्या क्या रीजन होते हैं? कई सारे रीजन हो सकते हैं। फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, हेवी रेन हो सकती है, लाइटनिंग लाइटनिंग फेमिन हो सकती है, स्टॉर्म हो सकता है। अब स्टॉर्म देखते हो, अमेरिका अमेरिका में ज्यादा आता है स्टॉर्म, पूरा उड़ा के ले जाता है शहर। ठीक है, पता चला बिल्डिंग भी ले गया भाग के, सब कंप्यूटर कंप्यूटर साथ में ले जाएगा। तो स्टॉर्म भी कई बार आते हैं, बहुत खतरनाक वाले। ये सब नेचुरल कैलेमिटी है, नेचुरल कॉजेज हैं, बिजनेस इसको रोक नहीं सकती है। दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमन कॉजेज, जिसके अंदर ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट होता है, ह्यूमन बींग जानबूझ के करता है ये सब। ठीक है। तीसरा, इकोनॉमिक कॉजेज भी हो सकते हैं। क्या होते हैं इकोनॉमिक कॉजेज? इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, competition, price change, टेक्नोलॉजी, राइज इन इंटरेस्ट रेट, हायर टैक्स रेट। ये सब इकोनॉमिक कॉजेज है। इनमें क्या होता है कि जनता जो है, डिमांड मतलब जो कंज्यूमर है, वो डिमांड किसी चीज की बढ़ा देते हैं, कई बार डिमांड कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक कॉजेज होता है, प्रोडक्ट कंपटीशन बढ़ जाता है, प्राइस में चेंजेस आ जाते हैं। आपको भी पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स में, आपने पढ़ लिया होगा कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ जाती है। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज हैं, इनके वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, और कई बार इसका फायदा भी होता है किसी किसी बिजनेस को। अब जैसे चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कई बिजनेस को फायदा होता है, कईयों को नुकसान होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आपका जो पुराना प्रोडक्ट है वो कोई खरीदेगा नहीं। अब वो पड़ा रहेगा ऐसे ही, आप बेच ही नहीं पाओगे, और बेचोगे भी तो बहुत सस्ते में बेचना पड़ेगा, हो सकता है आपको लॉस भी उठाना पड़े। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है बैंक की तरफ से, तो उसमें भी किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है। टैक्स रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे घटा दे तो ये भी एक हमारा इकोनॉमिक कॉज है। आप देखिए यहाँ पे कि ये सारे के सारे जो है रीजन है। इकोनॉमिक कॉजेज इंक्लूड अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सब। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, हाई टैक्स रेट्स एक्सेट्रा, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी देखो, आपके लिए रखा हुआ देखो, टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आया। पहले ऐसी टीवी हुआ करती थी, फिर इस तरह की टीवी आई, फिर इस तरह की टीवी आई, फिर ऐसी वाली टीवी बहुत पॉपुलर हुई, फिर ऐसी आ गई शटर वाली, फिर ये आ गई, फिर अब थोड़ा और चेंज आया, ऐसी आई, फिर 2000 के नियर अबाउट ऐसी टीवी आ गई। अब 2010 में देखो सर एकदम। हाँ। सर आपके टाइम पे कौन सी टीवी थी इनमें से? अरे यार क्या बात कर दी तुमने। मेरे टाइम में यहाँ से शुरू हो रहा है देखो, ये 80s से, ये वाली थी, ये वाली। ठीक है, नीचे वाली। हाँ। यस। अब मान लो आपके टाइम कौन सी है, 2010 वाली है ना? यस सर। हाँ, अब यही चल रही है या अलग आ गई है कोई नई टेक्नोलॉजी?
यही चल रही है और दीवार वाली। हाँ, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है बताओ तो जरा, देखो कितना ज्ञान है आपको। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है बताओ। एलईडी। एलईडी। अच्छा, एलईडी के बाद भी कोई टेक्नोलॉजी आई है क्या? एक तो एलसीडी थी, ये एलसीडी है। 2010 में एलसीडी आई थी, ठीक है। स्मार्ट टीवी। हाँ वही, एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, अब क्या आई है? स्मार्ट टीवी। अरे यार, स्मार्ट टीवी तो बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी पूछ रहा हूँ। क्यू एलईडी आई है क्या? यस सर। है? यस सर। क्यू एलईडी ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। देखते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी है। 2000 बेस्ट टीवी टेक्नोलॉजी 2021 कौन सी है भाई? ये देखो क्यू एलईडी, देख रहे हो? काफी हद तक मैं सही था। ये देखो, ये है क्यू एलईडी। क्या खास बात है इसकी? ओएलईडी इसमें। क्या? ओएलईडी स्क्रीन। हाँ, ये भी बात सही है। चलिए ठीक है, क्यू एलईडी जो टेक्नोलॉजी है ना, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी पे भी काम हो रहा है, जो आगे भी मतलब आप ऐसा कुछ होगा कि स्क्रीन बीच में ही रुक जाएगी। मूवीज में देखा होगा आपने, है ना, स्क्रीन बीच में ही रुक जाएगी और पूरा पिक्चर दिखाई देगा, मतलब दोनों तरफ लोग बैठ के देख सकते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी आ गई है? मेरे ख्याल से आ चुकी है। जैसे हम मान लो रूम में बैठे हुए हैं, तो रेज सी, रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूँ टीवी में ऐसी टेक्नोलॉजी जो जैसे घर में बैठे हो ना आप, और मान लो बहुत बड़ा रूम है, तो बीच में ही टीवी दिखेगी हवा में ही, मतलब तो पूरा पिक्चर्स लगेगा जैसे सामने आपसे कोई बात कर रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, फिल्मों में देखा होगा आपने, हॉलीवुड मूवी। नहीं? नो। नहीं आई? सर अभी पता करो। मेरे नहीं ख्याल से तो देखिए। मेरे ख्याल से तो आ चुकी है। ठीक है। सर आ गई। हाँ, क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? चलिए ठीक है। आ गई। ये आ गई है तो ठीक है, पता करना ये आपका काम है, ठीक है। और खरीदने की जिद मत करने लग जाना घर पे। सर क्या आप पता करना है? क्या पता करना है, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है इस समय टीवी की, और उसकी खास बात क्या है, क्यू एलईडी की खास बात क्या है? चलो थोड़ा बहुत मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा क्यू एलईडी टीवी पिक्चर क्वालिटी, ये रही। थोड़ा सा ही करेंगे डिस्कस, ज्यादा नहीं। ये रहा, QLED picture quality varies more than OLED. Instead, they are the result of mini LED backlights, better full array local dimming, bright highlights, and better viewing angles. इसमें बेटर एंगल्स होते हैं, काफी अच्छा दिखाई देता है। इनफैक्ट बोल रहे हैं कि ये कई 100 गुना ज्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मैंने एक दिन इसके बारे में देखा था, तो बोल रहे हैं कि ये काफी काफी अच्छी आपको रिजोल्यूशन देगी, ऑलमोस्ट 8000 रिजोल्यूशन देगी आप, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, एकदम ओरिजिनल, ऐसा लगेगा जैसे एकदम लाइव सामने देख रहे हो। सर लो यही, पावर कंजप्शन। हाँ वो तो है ही, वो तो खैर QLED में तो ये होता ही है। पावर कंजम्पशन, जितनी टेक्नोलॉजी नई नई आएंगी ना, आपको पावर कंजम्पशन तो बेटा कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आप देखो, जो पुरानी टीवी हमारी होती थी ना, उसमें ना आप कभी अगर घर में हो आपके, तो आप देखना नजदीक जाके देखोगे तो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। किसी ने ध्यान दिया है बेटा? यस सर। Yes. है ना, यस सर। बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। लेकिन आप QLED या LED यूज करेंगे ना, जैसे कंप्यूटर है तो उसमें LED होता है, तो अगर आप उसमें एकदम नजदीक से भी देख रहे होंगे अभी आप, या मोबाइल में भी, तो आप उसमें देखोगे डॉट नहीं दिखता, वो जुड़े रहते हैं। इसीलिए पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इसीलिए आप छोटे से फोन में भी पढ़ रहे हो तो आप आराम से ये सारे लेटर्स को पढ़ सकते हो। लेकिन यही अगर पुरानी वाली टीवी होती ना हमारी,
एलईडी से पहले वाली, तो उसमें आप उसको पढ़ने नजदीक जाके पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे ढंग से, ऐसे लगेगा जैसे स्कैटर हो रखे हैं वर्ड्स। तो इसीलिए जो है नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है ये हमारे उसको बढ़ा देती है, पिक्चर क्वालिटी को बेहतरीन कर देती है, ठीक है। तो आप देखेंगे मतलब पिक्चर क्वालिटी एकदम बेहतरीन हो जाती है, ठीक। और QLED इनफैक्ट काफी अच्छी मानी जाती है, मतलब इसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। कुल मिला के इकोनॉमिक कॉजेज ये होते हैं, इसीलिए लोग डिमांड ज्यादा करने लगते हैं, और इसीलिए डिमांड सप्लाई का वहां पे क्वेश्चन उठ जाता है कि डिमांड, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो अच्छा ही खरीदोगे, तो अच्छा खरीदोगे तो उस चक्कर में जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो पीछे रह जाती है, और यही इकोनॉमिक कॉजेज है कि भाई डिमांड जो है चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आना भी तो एक ऐसा चीज है जो बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाती, और इसकी वजह से बिजनेस को भयंकर नुकसान होता है। अब जब QLED आ गई है तो आप देखो एलईडी और ये जो पुरानी टीवी है इनको कौन खरीदेगा। अगर मैं आपको ये टीवी 2000 वाली बोलूं तो कोई नहीं खरीदेगा, खरीदेगा कोई? सब बोलेंगे इससे बढ़िया यही ना खरीद लो, इतने की तो ये बिल बना देगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बना देगी, 10 साल चलाओगे ना तो उतने की बिल बनवा देगी, ठीक है। आगे बढ़े। ये यस तो ये तो बेचारी मार्केट से ही बाहर हो गई हैं, इनको तो कभी अब मार्केट में देखोगे भी नहीं। Yes, अगर sir. मिल भी जाए ना तो हम लोग बोलेंगे खाली वजन के हिसाब से, रद्दी के हिसाब से ले जाएंगे इनको, मतलब यूं बोल देंगे 100 रुपए में दे रहे हो तो बताओ, कोई लेगा ही नहीं इनको। इनमें पता है कितने चैनल आते थे, इसमें कितने चैनल आते होंगे सोचो तो जरा। ये 2 1980, चैनल। हाँ ये सर बच्चे 150। दो दो चैनल एक आते या थे बेटा, दो। DD1 और DD2। और 1990s में आई तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 15 16 20 चैनल आने लग गए। अब ये जो आ गई है इसमें जितने चैनल लगाने लगाओ कोई टेंशन नहीं है, लगाते जाओ चैनल, है ना। अब अदर कॉजेज देखो, तो हमने 3 कॉज पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, कौन बता रहा है जल्दी जल्दी। इससे पहले 3 कॉज जो हमने पढ़े। Natural cause, human सर cause, नेचुरल economic cause. कॉज, ह्यूमन कॉज और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक। बहुत बढ़िया, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में आता है The अर्थक्वेक, natural cause. फायर, ये सब, है ना। और हाँ ठीक है। ह्यूमन कॉजेज में भाई आ जाता है थेफ्ट, ठीक है, और ह्यूमन की जो नेग्लिजेंसी है वो, और ये सब। और अगर आप देखो अभी जो हमने पिछला पढ़ा, इकोनॉमिक कॉजेज में चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग, हाई टैक्स रेट, ये सब। अब आ जाता है अदर कॉजेज, जब ना समझ में आए तो अदर कॉजेज में लगा दीजिए। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो अदर कॉजेज में ये सारे कॉजेज आते हैं। कई बार क्या होता है जैसे गवर्नमेंट बदल जाए, मान लो बीजेपी हट जाए और कांग्रेस आ जाए, लग रहा है आएगी ऐसे, लग रहा है आपको अगले साल हो नो सकता है। नो और सर। सर देख के तो नहीं लग रहा है, जब तक ये राहुल गांधी रहेंगे जब तक तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि होने वाला है कुछ। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस से हो सकता है, ये एक अलग कॉज है। मैकेनिकल फेलियर से भी आ सकता है, चेंज इन एक्सचेंज रेट, ये सब जो है अदर कॉजेज है, ठीक है। तो हमारे पास 4 कॉजेज हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा है, नेचुरल कॉज। दूसरा कौन सा है, ह्यूमन कॉज। तीसरा कौन सा है, इकोनॉमिक कॉज। चौथा कौन सा है, अदर कॉज। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर सर। यस पॉलिटिकल डिस्टरबेंस कैसे है रिस्क? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कैसे रिस्क है, अब जैसे देखो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, मेक इन इंडिया प्रोग्राम सुना है, यस यस सर। सर। यस सर किसने लॉन्च किया था बताइए। सर नरेंद्र मोदी। सर नरेंद्र मोदी। हाँ, चलो चलो, अच्छा है कि कम से कम बच्चों को ये तो पता है कि मेक इन इंडिया है। अब देखो ये मेक इन इंडिया में क्या किया है, देखो गवर्नमेंट ने, अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे मेक इन इंडिया में, तो ये मेक इन इंडिया का लोगो है, ठीक है। और इसको किसने स्टार्ट किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। ये देखो ये रहे यहाँ पे मेक इन इंडिया, इसमें इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, अगर आप देखेंगे ध्यान से इसको पढ़ेंगे, तो मेक इन इंडिया में क्या किया इन्होंने इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने, देखो ये हाईलाइट कर रहा हूँ। मेक इन इंडिया is an initiative by the government of India to encourage companies to manufacture in India and incentives dedicated investment into manufacturing। तो ये लॉन्च हुआ था 2014 में, आज भी एक्टिव है। और ये लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, उस समय थे। और अगर आप देखो तो इसमें इनका यही इनिशिएटिव था कि ये चाहते थे कि जो हमारे इंडिया की कंपनियां हैं ये जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने देश में सामान को बनाएं,
ठीक है, मतलब दूसरे देश के जो कंपनियां हैं उनको कहा गया कि अगर आपको कोई सामान बेचना है ना इंडिया में, तो भारत आपका स्वागत करता है, आप इंडिया में आइए, अपना सामान बनाइए और बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे फायदा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और हमारी कंट्री डेवलप करेगी, सरकार को बहुत सारा टैक्स मिलेगा, क्योंकि जब बाहर की कंपनी आके इंडिया में बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगी, और जो भी उसकी इनकम होगी, क्योंकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, तो गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी। तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा दिमाग लगाया गवर्नमेंट। आपको क्या लग रहा है, ये प्रोग्राम अगर हिट होगा तो क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा इससे या घाटा होगा? पार्टी को सर पूछो, लॉस। मतलब पार्टी के लिए ये नुकसान है, क्योंकि पार्टी कहेगी भाई ये तो बीजेपी क्रेडिट ले जाएगी, तो इसीलिए जैसी कांग्रेस आएगी तो इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करेगी, कुछ ऐसा प्रोग्राम लाएगी जिससे उसका नाम हो। तो इससे क्या होगा, जो पुरानी कंपनियां बिजनेस के अंदर काम कर रही है उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, उनको हेल्प करना कम कर देंगी, उनको उनके लिए पॉलिसीज थोड़ी बदल देंगी। तो इसीलिए ये नुकसान हो सकता है किसी कंपनी, तो बिजनेस को इससे नुकसान होता है। तो आया समझ में कैसे? यस सर। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जैसी दूसरी गवर्नमेंट आती है ना, तो वो पॉलिसी को हटा देती है और उससे बहुत नुकसान होता है। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, यूपी वाला। आपको याद होगा यूपी में मुलायम सिंह यादव जी आए थे मतलब पहले, तो उन्होंने बोला था जितने भी 12th वाले बच्चे हैं, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम लोग कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप बांटेंगे। तो लैपटॉप की कंपनियों को फायदा हुआ था, उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया और उसको बोला कि ठीक है आप लैपटॉप बनाओ, इतना हमें डिमांड है और हम सप्लाई करेंगे। अब जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गिरी, और अभी कौन आ गए, अभी कौन है यूपी में गवर्नमेंट किसकी है? योगी। हाँ योगी जी की है, यानी कि योग बीजेपी की है। तो अब लैपटॉप बांट रहे हैं क्या योगी जी? नहीं ना। तो बस अब जो लैपटॉप कंपनी बना रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी, उसको नुकसान हो गया इनडायरेक्टली। तो ये अदर कॉजेज में आएगा, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए एक बार, अब हमारा नया टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग अ बिजनेस। इसको हम अगली क्लास में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी में डाउट आज ले लेते हैं, तो यहाँ तक आज हम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगली क्लास में हम स्टार्टिंग अ बिजनेस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो मैं चाहूंगा कि आप कोई भी डाउट, जो अभी तक आपका डाउट आया है कहीं से भी, कोई भी अदर कॉलेज में और कोई पूछना है किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, तो उसको पता चल गया क्या होता है। ऐसे अगर आपके दिमाग में आता है तो तुरंत पूछना है। सर, हाँ, अगर किसी ने ऑर्डर किया है कि वो इतने लैपटॉप बनाए, तो वो तो बिजनेसमैन उस पे वो केस भी कर सकता है। देखो जब कोई ऑर्डर करता है ना, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें लिखा जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट बनता है उसका। ऐसे तो होता नहीं है कि भाई मुंह से बोल दिया और मान लिया और कंपनी ने बना दिया और लास्ट मोमेंट पे सर आप हाथ खड़े कर दो। है ना, उसमें एग्रीमेंट होता है, तो बकायदा उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर यूपी की गवर्नमेंट ने उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी ने उसको कागजी कार्रवाई कराया होगा, कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। तो ऐसे में जितना भी उसने ऑर्डर दिया होगा उसको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे और गवर्नमेंट भी वहां की, देखो वो ऑर्डर कब तक पूरा करते हैं, जब अगला इलेक्शन होता है उससे पहले वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ऑर्डर। तो अगली बार अगर कोई दूसरी सरकार बनेगी तो वो ऑर्डर को हरी झंडी देगी, मान लो वही सरकार बन गई और उसका ये फॉर्मूला हिट हो गया, तो अगली बार फिर से उसको ऑर्डर दे देगी। समझ रहे हो ना, उसको फिर से ऑर्डर दे देगी कि भाई अगले बार फिर बनाओ, फिर हम बांटेंगे। और अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो वो उसको मना कर देगी, भाई भूल जा, हम नहीं बनवाएंगे, ये कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं बांटेंगे हम बच्चों को किताब देंगे या कोई ऐसे मतलब कोई दूसरा पॉलिसी लेके आएंगे। समझे कि नहीं? यस सर। अब जैसे आप इधर यूपी में गए होंगे तो आपने देखा होगा रोड के साइड में साइकिल का ट्रैक है। नोएडा गया होगा कोई बच्चा तो देखा होगा, नोएडा कोई गया है बच्चा? गए होंगे कई अपनी क्लास के स्टूडेंट। यस सर। तो आपने देखा है रोड के साइड में जो ये साइकिल के लिए भी अलग से ट्रैक बना हुआ है, हर रोड पे देखा होगा आपने, है ना, नोटिस किया होगा। पेड़ वेड़ लगे हुए हैं और ग्रीनरी रहती है और छोटा सा एक ट्रैक रहता है साइकिल चलाने के लिए। आजकल लोग उस पे चलते हैं। नोटिस किया है किसी ने? नहीं।
ध्यान देना नहीं बेटा। आए नोटिस। यस सर। हाँ, ढूंढा जाओगे तो ध्यान देना। अब ये पता है, ये समाजवादी पार्टी का स्कीम था कि भाई हम, क्योंकि उनके साइकिल है ना, उनका देखा होगा आपने, जो है क्या है लोगो उनका, साइकिल। कहीं भी आप आते हैं पार्टी वाले तो साइकिल लेके जरूर आएंगे, बैकग्राउंड में देखना साइकिल लगी रहेगी। तो उनका वो झंडा है, जैसे बीजेपी वालों का कमल का फूल है वैसे उनका है। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि साइकिल का वो बना देते हैं, इससे हमारा प्रचार भी होता रहेगा। तो अभी देखो प्रचार हो रहा है ना, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रचार है, एडवर्टीजमेंट। कोई भी आदमी रोड से गुजरेगा तो साइकिल के लिए अलग से लेन रहेगा, तो उसको ये रहेगा भाई, थोड़ा सा दिमाग में आता ही है कि ये फलाना पार्टी का है, चलो सही है, बढ़िया है। वैसे अच्छा इनिशिएटिव था, खराब इनिशिएटिव नहीं है, अच्छा इनिशिएटिव है। साइकिल वालों के लिए अलग से अपना बना दिया ट्रैक आपने। अब क्या हुआ, जो भी रोड वहां पे बने उस दौरान, वो सब अलग से ट्रैक बन रहा था, तो वो किसी और को दे दिया गया भाई, जो बिल्डर है, जो बनाते हैं, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। अब जैसे ही ये गवर्नमेंट हटी, ये कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया उनसे। अब बीजेपी वाले थोड़ी ना बनाएंगे, अब ये ट्रैक व्रैक नहीं बनाएंगे, साइकिल का तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, भूल से भी नहीं बनाएंगे। बल्कि उसको, उसके ऊपर जो खर्चा आता है ना मेंटेनेंस का, वो भी उनको करना चाहिए, लेकिन उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे ये। मतलब कहने के लिए तो है कि हम ध्यान देंगे, लेकिन देते नहीं है। तो वो खंडहर जैसा बन जाएगा, उस पर आदमी घूमेंगे, फिर साइकिल कौन चलाता है उस पे। तो ये एक ऐसे कॉज है जो हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से आती है। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? यस सर। कई बार मैकेनिकल फेलियर भी हो जाती है। मैकेनिकल फेलियर में जैसे मान लो मशीन चल रही है और कुछ उसमें कमी रह गई थी, उस वजह से टूट फूट गई, देखो। तो इसके वजह से ये अदर कॉजेज हैं, ये भी एक बिजनेस का रिस्क है। फ्लॉप हो गया, चला ही नहीं, इसने सपोर्ट ही नहीं किया मशीन को चलने में। देख रहे हो इसकी क्या हालत हो गई है, सब टूट फूट के हाथ में आ गया है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल फेलियर हो। ये भी एक कॉज हो सकता है बिजनेस रिस्क के लिए। और कोई क्वेश्चन? सर पॉलिटिकल डिस्टरबेंस एंड मैकेनिकल फेलियर को ह्यूमन कॉज में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, नहीं तो मैंने अदर कॉज में नहीं डाला होता। ये ह्यूमन कॉज में नहीं आएगा। ह्यूमन कॉज में सिर्फ वही आएगा जो ह्यूमन की नेग्लिजेंस और ह्यूमन बीइंग की वजह से होता है। पॉलिटिकल डिस्टरबेंस पूरा एक, मतलब एक प्रोसीजर है ना, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हम चुनते हैं। तो इसको ह्यूमन एरिया एरर नहीं मानना चाहिए, और इसको हम रखेंगे भी नहीं उसको। ठीक है, अदर कॉजेज में ही आएगा। ठीक सर अगर रहेगा। अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है और अगर वहां से वो जमीन गिर गई तो सर वो किस में आएगा? समझा नहीं मैं, मतलब क्या कह रहे हो? अंडरग्राउंड काम चल रहा है। यस सर, और सर वहां की जो है मतलब कि जमीन बिल्कुल खोखली और अगर वो गिर गई तो वो किस में आएगा? अब इसमें दो पॉइंट हैं। अगर ह्यूमन जानबूझ के उन्होंने नेग्लिजेंसी किया है, जैसे इंजीनियर है, तो जब ट्रैक बन रहा है अंदर, जब काम चल रहा है अंदर जमीन के नीचे, तो आप अगर नेग्लिजेंसी करोगे तभी ये नौबत आएगी। तो ह्यूमन नेग्लिजेंसी में आना चाहिए अगर इंजीनियर की गलती से हुआ है या ह्यूमन एरर हुआ है तो। और अगर मान लीजिए कोई और रीजन है, जैसे नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है, भूकंप आ गया तो नेचुरल कैलेमिटी में आ जाएगा। ह्यूमन ने जानबूझ के गलती की है, पैसा कमाने के लिए जानबूझ के नकली सामान लगाया है, फ्रॉड किया है, तो ह्यूमन एरर में आ जाएगा, ह्यूमन उसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं कॉजेज ऑफ ह्यूमन रिस्क के अंदर। ठीक है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क हमने 4 पढ़े आज, तो ये चारों याद कर लीजिए, इसकी नोट्स बना लीजिए। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं? ठीक है, तो हम लीव कर सकते सर हैं। हाँ बोलो। अगर नेचुरल कॉज होगा और बिजनेस कॉज में लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी? देखो होता है क्या है ना कि इंश्योरेंस कंपनी, जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज स्पेसिफिकली लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, अगर उसमें मना किया हुआ है तो नहीं भरेगी। ठीक है, वो आप मूवी देख के सोच रही हो, तो मूवी में थोड़ा सा टेक्निकली सही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ एकदम प्रॉपर लिखा रहता है। अगर उसमें लिखा है कि एक्ट बाय गॉड का पेमेंट हम नहीं करेंगे, तो फिर वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब आप इंश्योरेंस करा रही हो तो उसमें होता है
जैसे आप देखो ना अमेरिका में इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, वहां पे तूफान आते रहते हैं, तो वहां पे वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे घर का हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो घर का इंश्योरेंस भूकंप से भी तो खतरा रहता है। तो अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होगा कि भूकंप की वजह से अगर डैमेज हुआ, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी हमसे बोलती है ठीक है इतना किस्त लेंगे, हम कहते हैं ठीक है हम देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर भूकंप से कोई डैमेज होगा तो भरोगे, वो कहते हैं हाँ ठीक है हम भर देंगे, तब तो वो भरना पड़ेगा उनको, है ना। लेकिन पता चला पूरे एरिया में भूकंप नहीं आया और आपका घर गिर गया, और आप हल्ला मचा रहे हो नहीं घर गिर गया, तो वो इन्वेस्टिगेशन में कहेंगे बगल में तो कहीं मतलब दिल्ली में तो आया नहीं है भूकंप, आपके घर में अलग से आया है क्या, और आया है तो अगल बगल में क्यों नहीं आया, तो नहीं क्लेम मिलेगा। ठीक है। सर क्या पता साइड वाले के घर में मजबूत बने हुआ हो। देखो साइड में बच्चे तालियां बजा रहे हैं इसलिए, मतलब साइड वाले का घर मजबूत बना है, तो आपको भी तो पता है कि भूकंप आएगा तो सबको पता चल जाता है भाई, न्यूज में आने लग जाता है इतने, मतलब यहाँ पे मान लो एपी सेंटर आपका घर ही है, तो पूरे दिल्ली में तो फैलेगा भूकंप, या खाली घर घर में भूकंप आएगा, ऐसा सुना है कहीं, खाली एक ही घर में भूकंप आया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है यस सर। भाई, इंश्योरेंस कंपनी मेंटल थोड़ी ना है, पूरा छानबीन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और गुड नोट बंद करते हैं। ठीक है, ऐसा भगवान ना करे ऐसा भूकंप आया किसी के यहाँ, दिल्ली में तो बिल्कुल ना है बेटा, आ गया तो सब बर्बादी हो जाएगी, क्लास भी नहीं हो पाएगी ढंग से हमारी। ठीक है, तो लीव करते हैं, लीव कीजिए।